गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्लास 11th का मेरा फर्स्ट आपको लेक्चर है। लेकिन क्लास 11th का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। लॉकडाउन होने की वजह से अभी क्लास 10th के पूरे पेपर्स नहीं हो पाए, तो बच्चे बड़े ही दुविधा में हैं कि उनके पेपर्स होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। अगर लॉकडाउन खुल गया, 10th के पेपर हो गए, उसके बाद आपको 11th की भी तैयारी करनी है। बोर्ड या काउंसिल की तरफ से ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं, स्कूल वाले उनको क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करा दें, ताकि उनका कोर्स जो है वो सही समय पर पूरा हो सके। देखिए, लॉकडाउन खुलने में हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी समय लग सकता है। तो आप घर पर हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा सा करके आप क्लास 11th का पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपके ऊपर एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। क्लास 11th क्लास 10th से कहीं ज़्यादा कठिन है, हार्ड है। हमको इसकी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। तो जितने भी बच्चे अगर थोड़ा कश्मकश में हैं, उनको लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आप सब लोगों को ये सजेशन है कि नोट्स बनाने शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा आधा 1 घंटा पढ़ाई करना भी शुरू कर दें क्लास 11th की। इससे आपको भविष्य में जो क्लास 11th की जो प्रिपरेशन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी के लिए आज हम अपना पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th शुरू करने से पहले जो बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ किया है, वो लोग ये समझ लें कि उन्हें क्लास 11th में कुछ चीज़ें समझनी होंगी। आइए शुरू करते हैं अपना पहला टर्म। देखिए, फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन whenever any business transaction take place. It results in the change in value of sum of assets, liabilities और capital. देखिए, सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म को समझ लेते हैं। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। अब आइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, जो भी व्यक्ति काम करता है पैसा अर्न करने के लिए, टू अर्न मनी, ऑल ऑफ दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे आपके फादर जॉब पर जाते हैं, ही गेट्स सैलरी। बिजनेस करते हैं, ही गेट्स प्रॉफिट। तो जो भी पैसा कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती हैं, जिसकी वजह से जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं बिजनेस में, उसकी वजह से या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती और घटती हैं, सेम चीज़ कैपिटल भी बढ़ती और घटती है। क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है। व्हेन गुड्स, अगर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉय, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। चलिए मैं जरा सा पहले एक एक करके लेता हूं। सबसे पहले हम इस पोर्शन को उठाते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी गुड्स को परचेज किया। अगर हम कैश में परचेज करके ला रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में। देखिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, यानी कि कैश एक एसेट्स है, तो हमारे पास से एक एसेट्स
कम हो गए और उसके बदले में दूसरा एसेट्स यानी कि जो गुड्स हम खरीद करके लाए हैं अपने बिजनेस में वो हमारे पास चले आते हैं। तो इट मीन्स कि देखिए फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसे चेंज हुई, एक कैश गया और उसके बदले में हमारे पास स्टॉक आ गया। नेक्स्ट है जब हम सैलरीज पेड करते हैं एम्प्लॉय को, क्लियर, जब सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसका मतलब है कैश कम हो गया, लेकिन उसके बदले में जो एम्प्लॉय है हमारा वो हमको क्या देता है, सर्विसेज देता है। तो वो जो सर्विसेज हमको मिली हैं वो हमारे एक तरीके से रिवॉर्ड है। तो हमारे पास से देखिए एसेट्स कम हुए और उसके बदले में जो एम्प्लॉय ने हमको सर्विसेज दी वो हमको मिली। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसलिए ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि इनका पैसे पे प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इवेंट। इवेंट क्या है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का परिणाम या रिजल्ट हमारा इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। देखिए सचिन ने व्यापार शुरू किया है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में 5 लाख की, तो इट मीन्स बिजनेस में 5 लाख रुपीज आए हैं। ही परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर कैश। इसी 5 लाख रुपए में से उसने 4 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस में 5 लाख रुपए कैपिटल के आए और कैश भी 5 लाख आ गया बिजनेस में, उसमें से 4 लाख रुपए के आपने गुड्स परचेज किए। सेल्स ऑफ 3/4 गुड्स, किसके 3/4? देखिए 4 लाख का 3/4, तो 4 लाख का 3/4 कितना होता है? 3 लाख। तो ये 3 लाख के गुड्स 3,80,000 में सोल्ड कर दिए गए। जरा इस इवेंट को समझते हैं, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 लाख के गुड्स आपने 3,80,000 में बेच दिए, तो इट मीन्स आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन बट वेट, आपने 20,000 रुपए गोडाउन का किराया दे दिया, तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो उसी 80,000 में से 20,000 रुपए माइनस कर दीजिए, तो 60,000 आपका नेट प्रॉफिट हुआ। देखिए ये एक पूरे ट्रांजैक्शंस दिए थे, इसका इवेंट हुआ। इसको अगर हम इवेंट जानेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिले। सबसे पहला रिजल्ट हमारे बिजनेस में कैपिटल हो गई 5 लाख। कैश कितना बचा? देखिए 5 लाख व्यापार में कैश के आए थे, 4 लाख रुपए परचेज किए गुड्स, तो अब कैश बचा हमारे पास 1 लाख। लेकिन हमने 3/4 गुड्स 3,80,000 के गुड्स को सोल्ड भी तो किया है, तो ये 3,80,000 हमारे पास फिर आ गए। तो अब हमारे पास फिर वापस कैश कितना हो गया बिजनेस में? 4,80,000, और 20,000 हमने गोडाउन का रेंट भी दिया है, तो 20,000 आप फिर माइनस कर दीजिए। तो इट मीन्स हमारे पास एक कैश का इवेंट हुआ, कैश हमारे पास बचा है 4,60,000। अब आते हैं दूसरा इवेंट को समझ लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ। 4 लाख के गुड्स परचेज किए थे, तो स्टॉक हमारे पास हो गया 4 लाख, उसमें से 3 लाख का स्टॉक हमने बेच दिया, तो अब हमारे पास गोडाउन में स्टॉक बचा है 1 लाख का। क्लियर। अब एक और इवेंट है, प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख के गुड्स को 3,80,000 में बेचा गया, इट मीन्स 80,000 आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन 20,000 रुपए हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, इसी 80,000 में से 20,000 माइनस कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास 60,000 इस इवेंट से आए। तो देखिए इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। जब हमने उसको रिजल्ट जानने की कोशिश की तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आए। क्लियर। तो रिजल्ट क्या होता है? यही चीज इवेंट कहलाती है। जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका एंड रिजल्ट एक इवेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाउचर। सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इवेंट को ढंग से बाइफरकेट करिएगा, लिख के समझने की कोशिश करिएगा। ये जो समझाया है यहाँ पर आप लिख करके देखिएगा, आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, आने लगेगा। नेक्स्ट वन इज वाउचर। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब
वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन, जो हमको अथॉरिटी ये मिलती है टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मीन्स अगर आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है, और उसी ऑथराइजेशन को पाने के लिए, यानी कि ये अथॉराइज्ड है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी आपको वाउचर से मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि खातों में लिखने से पहले किसी भी चीज़ के सबसे पहले वाउचर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है आपने 20,000 रुपये, जैसे अगर हम ऊपर एग्जाम्पल को समझें, 20,000 रुपये गोडाउन का रेंट दिया, तो आपने जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 20,000 रुपीज़ पेड रेंट फॉर गोडाउन, इसका सबसे पहले आप वाउचर बनाएंगे। और कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। सारे खर्चों के लिए हमें डेबिट वाउचर बनाना पड़ता है। देखिए हर ट्रांजैक्शन के अपने अलग अलग होते हैं। खर्चों के डेबिट वाउचर, अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पर रेंट क्या है? एक खर्चा है, तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे और उसको वो अथेंटिकेशन करवाएंगे, यानी कि अथॉरिटी होगी जो भी हायर, वो जब साइन कर देगी उसके बाद ही वो वाउचर को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं। चलिए क्रेडिट वाउचर का भी एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ऊपर के केस में 3,80,000 के गुड्स को सोल्ड किया था, ठीक है, तो यहां पर आपको क्रेडिट वाउचर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम हुई है और उसकी ऑथराइजेशन होगी, फिर उसी के बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकेंगे।